हाय स्टूडेंट, जैसा कि कल के वीडियो में आपको क्रिया के औसत वेग के बारे में बताया गया था। अब इसको हम ग्राफीय निरूपण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए ये दो ग्राफ हैं, तो यहाँ पर ये यहाँ अभिकारक की सांद्रता है ये, और ये है यहाँ टाइम। तो ये ऐसे देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम मान लें अभिकारक की सांद्रता यहाँ पर R1 है। ऐसे देखिए, ये मान लेते हैं ये अभिकारक की क्या है, सांद्रता R1 होगी ये, और यहाँ जो है टाइम, ये क्या है, समय है, ये क्या हो गया T1। और फिर जब ऐसे जाएंगे तो यहाँ आगे बढ़े, ये होगी R1। फिर यहाँ जैसे हमने आगे बढ़े, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ये यहाँ पर ये जो होगा ये हो जाएगा क्या, R2, और यहाँ पर ये हो जाएगा T2। तो इसके मध्य ये जो गैप है यहाँ जो दिख रहा है, इसके बीच में ये जो मान बच रहा है, यही क्या हो गया, ये है आपका इनके मध्य का कोण जो है R, मध्यांतराल जो है वही डेल्टा R हो गया। और यहाँ जो है यही क्या हो जाएगा, दोनों के मध्यांतर वो क्या होगा, डेल्टा T। कहने का मतलब जैसे जैसे समय बीतता है ठीक उसी तरह से अभिकारक की जो देखिए सांद्रता है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यहाँ ये अभिकारक की सांद्रता है, यहाँ ये है, फिर धीरे धीरे जैसे ही टाइम बीतता गया ठीक उसी तरह से अभिकारक की जो सांद्रता है वो कम होती गई। इसी तरह से यदि हम जो है उत्पाद के लिए देख लें, किसके लिए देख लें, उत्पाद के लिए, उत्पाद की सांद्रता यहाँ इसको हो गई है, उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की क्या है, ये सांद्रता है। अब जो है ये देखिए, तो यहाँ पर उत्पाद की, और यहाँ पर क्या है, ये T है, यहाँ देखिए ऐसे। तो यहाँ यदि हम माने इस टाइम पर T1 पर, T1 जैसे ये उत्पाद, ये हो गया क्या, P1। अब फिर जैसे कुछ टाइम बीता, कुछ समय और बीत गया, तो ये जो है जैसे समय अंतराल बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये T2 हो गया। और यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ तब कुछ समय बीतने के अनुसार ये P2 है, देखिए, तो P2 की जो सांद्रता होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब उत्पाद की सांद्रता देखिए जैसे जैसे समय बीतता गया ठीक उसी तरह से उत्पाद की सांद्रता समय अनुसार क्या होगी, यहाँ पर बढ़ गई। और यहाँ पर देखिए जैसे जैसे समय बीतता गया, टाइम ओवर होता गया, उसी तरह से जो अभिकारक की सांद्रता थी, अभिकारक की सांद्रता में क्या आ गई, कमी आ गई। तो ये है औसत वेग का ग्राफीय क्या है, निरूपण है। इसके बाद अब जो है वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक के बारे में देखें। वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक कैसे हम लिखेंगे, देखिए वेग व्यंजक और वेग स्थिरांक, देखिए ध्यान दीजिए। वेग हम मान, जैसे हमने माना कि कोई रासायनिक अभिक्रिया इस तरह से है, ए स्मॉल ए, बी स्मॉल बी, एरो कैपिटल सी, और इसके बाद जो है स्मॉल डी, यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल डी हो गया। तो इसमें ए और बी, इसके लिए यदि जो है हम वेग लिखें तो वेग, क्योंकि वेग समानुपाती होता है किसके, अभिकारकों की सांद्रता के, तो हो जाएगा वेग प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर, मतलब ए
और b की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, b हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, अब हम जानते हैं इस जो है इसको हटाने के लिए हमें प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लेना होगा। तो वेग बराबर हो जाएगा k a की पावर a और b की पावर क्या हो जाएगी b, जहां k जो है क्या है, वेग स्थिरांक है। क्या है, k एक क्या है, वेग स्थिरांक है। अच्छा, यदि इनकी हम यहाँ पर n लिखें, इसकी n बराबर हो जाएगा क्या, a प्लस b। अब a प्लस b क्या है कि जो है अभिक्रिया में अभिकारकों की साम्यताओं के घातों का योग जो होता है वो उसी को अभिक्रिया की क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अभिकारकों में उपस्थित अभिकारकों रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में व्यक्त समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के पदों का जो योग होता है वही अभिक्रिया की क्या कहलाएगी, कोटि। अर्थात जो यहाँ पर जहां जो n है, n बराबर क्या होगी, अभिक्रिया की क्या बन जाएगी, यहाँ पर कोटि बन जाएगी। अभिक्रिया की क्या होगी, कोटि होगी। तो अच्छा, अभिक्रिया की कोटि जो होगी, जो n होगा, n का मान हमेशा एक पूर्णांक होता है। तो ये अभिक्रिया का ये जो है मतलब ये n आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 डॉट डॉट। इसके साथ साथ जो है ये भिन्नात्मक भी हो सकता है। भिन्नात्मक का मतलब 1/2, 3/2, इस तरह से भी कहने का मतलब ये है। और ये जो वेग व्यंजक इसका ये आता है, ये प्रायोगिक निर्धारण होता है। ये प्रायोगिक तौर पे क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। और ये जो वैल्यू होती है ये इसके बराबर हो भी सकती है और कभी कभी क्या है, नहीं भी हो सकती। जैसे देखिए यहाँ हम लिख दें N2 प्लस 3H2 एरो क्या हो जाए, 2NH3 हो जाए, 2NH3। तो इसके लिए अभिकारकों के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2, यहाँ तो मान लीजिए पावर कितनी हो गई 1, और यहाँ जब H2 होगा तो यहाँ पर कितना हो गया 3। तो ये चीजें जो है यहाँ तो इस रासायनिक अभिक्रिया में है, तो यहाँ पर हम इनके मोलों अणुओं की संख्या के आधार पर इसको डिसाइड कर दे रहे हैं तो पता चल जाएगा। लेकिन इस तरह की अभिक्रियाओं में ये क्या होता है, प्रायोगिक तौर पर क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो वेग जो समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के घातों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। तो वेग प्रोपोर्शनल क्या हो गया, 1 पावर a b पावर b। और ये इसको हटाने के लिए हमें ये क्या लेना पड़ा, कांस्टेंट लेना पड़ा, जहां पर k जो है, k क्या है, वेग स्थिरांक है। उसके बाद इसकी जो घातों का योग अर्थात n बराबर a प्लस b, अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग जो होता है उसी को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। जो अभिक्रिया की जो कोटि होती है ये प्रयोगों द्वारा क्या की जाती है, ज्ञात की जाती है। 0, 1, 2, 3, 4 होने के साथ साथ ये क्या हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। ये क्या हो सकती है, इसके साथ साथ जो है भिन्नात्मक भी हो सकती है। अच्छा, ये जो है यदि यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ये जो हो गया हमारा वेग स्थिरांक और क्या हो गया, वेग व्यंजक हो गया, जहाँ k एक क्या है, वेग स्थिरांक है। इसके साथ साथ यदि हमें वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करना हुआ तो कैसे ज्ञात करेंगे, वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की क्या ज्ञात करना हुआ, इकाई। अच्छा हाँ, उसमें अब देखिए जैसे आर एरो क्या है, प्रोडक्ट। तो आर एरो प्रोडक्ट है, इसके लिए जो हमारा वेग होगा इसके लिए हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल किसके, आर की। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि जो है वेग बराबर के और आर की पावर यहाँ क्या लिखा जा सकता है, आर की पावर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं। अब एक चीज और देख लीजिए, क्योंकि वेग बराबर क्या आया, के और इनटू आर की पावर क्या हो गई, एन। तो इसे वेग बराबर क्या हो गया, के आर की पावर एन।
या जो है हम इसको लिख सकते हैं k बराबर वेग बटे r की पावर क्या लिखा जा सकता है n। क्योंकि जो वेग बराबर होता है, वेग जो होता है इसको हम लिख सकते हैं सांद्रता बटे समय। क्या लिखा जा सकता है सांद्रता बटे समय, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा r की पावर क्या हो जाएगा n। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो है सांद्रता बटे समय गुणे 1 बटे r की पावर क्या हो n। सांद्रता बटे समय इंटू सांद्रता बटे समय इंटू क्या हो जाएगा 1 बटे r की पावर क्या हो n हो। तो यदि मान लीजिए हमें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ज्ञात करना है, किस अभिक्रिया के लिए ज्ञात करना है शून्य, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो n की वैल्यू आती है कितनी होती है 0। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम मान लेते हैं k बराबर सांद्रता बटे समय इंटू 1 क्या हो जाएगा r की पावर क्या हो जाएगी n। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो सांद्रता का मात्रक, क्योंकि सांद्रता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति क्या होता है लीटर होता है। क्या होता है मोल प्रति लीटर। तो ये हो जाएगा मोल प्रति क्या हो जाएगा लीटर, और प्रति क्या हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए वैल्यू हो गई कितनी 0 हो गई, तो 0 ये हो गया, तो यहाँ कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ यदि n बराबर ये 0 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, तो कहने का मतलब पूरा का हो जाएगा कितना 1। यदि n बराबर 0 है तो कितना मान लिया जाएगा 1 मान लिया जाएगा, अर्थात इसको हम लिखे सांद्रता, तो सांद्रता का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति क्या होता है लीटर। तो इसको लिखा जाएगा मोल प्रति क्या हो जाएगा लीटर प्रति क्या सेकेंड हो जाएगा, और पूरे का यहाँ इंटू कितना लिख सकते हैं 1। अर्थात यदि इसका हम मात्रक ज्ञात करें तो हो जाएगा मोल क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, और क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अर्थात मोल प्रति लीटर या क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकेंड। क्योंकि जो है यहाँ क्या होगा, ये इसकी जब हम शून्य कोटि के लिए मानेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 0, तो सांद्रता बटे समय इंटू 1/r कितना हो जाएगा 0। तो ये पूरा का हम कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब जो सांद्रता का जो मात्रक होता है मोल प्रति क्या होता है लीटर, तो मोल प्रति लीटर, या इसको हटा ही दें तो क्या हो जाएगा, अर्थात मोल बटा जो है लीटर बटा क्या हो जाएगा समय के लिए जो है समय का मात्रक क्या होगा सेकेंड। तो अर्थात पूरा हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। कहने का मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ये जो है व्यंजक में वैल्यू जो है इनकी कितनी आती है 0 आती है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो n बराबर होता है, n का मान कितना आता है 1 आता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n बराबर कितना आता है 1 आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें ज्ञात कर लीजिए कि k बराबर क्या हो जाएगा सांद्रता बटे क्या हो जाएगा समय, सांद्रता बटे समय इंटू 1 बटे क्या हो जाएगा इसकी पावर जो है रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की पावर जो है यहाँ पर कितनी है 1। तो 1 होने का मतलब यहाँ पर हम सांद्रता के लिए क्या लिखते हैं, अच्छा यहाँ भी जो है इसको सांद्रता बटे समय गुणे 1 बटे रिएक्टेंट है, तो उसके लिए भी क्या लिखा जाता है सांद्रता। तो सांद्रता से सांद्रता जो है क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो सांद्रता कैंसिल हो गया, इसलिए बचा क्या 1 बटा 1 बचेगा। तो सांद्रता से सांद्रता कैंसिल हो जाएगी तो बच जाएगा 1
तो बराबर हो जाएगा, इसके लिए जो प्रथम कोट लिया जाएगा वो सेकेंड इनवर्स, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। इसी तरह से यदि आपको द्वितीय का या मतलब सेकेंड कोट के लिए आपको ज्ञान होना रहेगा तो n बराबर 2 रख करके इसी के अनुसार उसका मात्रक भी आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं।